There are basically different domains that we will be exploring as part of this topic. It's divided into these three parts. Today, we will be focusing completely on the classification aspect. We will be covering the classification वाला part and हम थोड़ा बहुत कंजर्वेशन के भी एस्पेक्ट को डिस्कस करने लगे होंगे. बायोडाइवर्सिटी फॉर दैट मैटर इज नॉट अ वेरी हार्ड टॉपिक. शायद थोड़ा ड्राई लगे बट इट्स रिलेटिवली नॉट वेरी हार्ड, सो इंशाल्लाह इट विल बी इजी. सबसे पहले हम बात करने लगे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, एंड व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम टू एग्जिस्ट. नाउ इफ यू लुक अराउंड अस, हमारे पास क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें अपनी डे टू डे लाइफ में नजर आते हैं. एंड दैट्स नॉट जस्ट इट, हर डिफरेंट हैबिटेट में उसके कुछ यूनिक या उसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. If we look around us daily basis पे, we encounter cats, we encounter dogs, we might encounter rabbits, different तरह के insects हम encounter करते हैं. कुछ insects को देख के हम कहते हैं यार ये तो बहुत unique insect है, we haven't seen it before. So obviously एक diverse array of organisms exist करता है earth पे. And just to understand them, just to find similarities, just to make it easier for scientists to work and identify and see how different organisms exist, how they interrelate, how they interact with each other. So उसके लिए सबसे पहले ये था कि classification system exist करे. Classification system में it is basically the categorization of organisms on the basis of the similarity they share, whether it's morphological similarity, whether it is physiological similarity, whether it is behavioral similarity. हम बहुत levels पे similarity check कर रहे होते हैं. Morphology या anatomy जो है, क्या आपका जो कहते हैं foundation है, आपका जो किस तरह से framework है आपकी body का, वो जितने organisms का similar होगा उनको हम group together कर सकते हैं क्योंकि उनमें हमें एक morphological anatomical similarity nazar aa rahi hai. Physiology refers to the functions, the metabolic activities that are taking place in an organism's body. So different चीजों में जितनी ज्यादा commonalities, similarities हमें नजर आ रही होंगी उतना हम उनको closely group together कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है. क्लासिफिकेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग organisms into different groups, making it easier to understand them and their key features. अच्छा, नाउ एक और क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली क्लासिफिकेशन से सिमिलर सुनाई देती है जो कि होता है टेक्सोनॉमी. Now, how is taxonomy related to classification? Are they the same thing? Are they different? So basically, taxonomy एक broader aspect है, ये proper एक study है, ये proper एक field है. So taxonomy में क्या क्या आ जाता है? Taxonomy में हमारे पास क्या कहते हैं, आज classification is like one part of taxonomy. So like taxonomy is a broader branch. इसका एक part जो है वो क्या होता है, हमारा classification होता है. So taxonomy में we have identification of organism. अगर क्या कहते हैं कोई नया organism discover किया है scientists ने, so उसकी classification तो पहले बहुत बाद में होगी. पहले तो हम उस organism को समझ रहे होंगे, पहले हम ये देख रहे होंगे कि ये organism actually है क्या. So उसमें identification आ जाती है, recognizing and recording an organism as a distinct species. So इसका first part होता है identification. फिर अगर हमने एक आइडेंटिफाई किया कि ओ ये ऑर्गेनिज्म तो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, दिस इज सम न्यू डिस्कवरी, तो आ जाता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर को कभी कभार आप लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी देख रहे होते हो. नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, द साइंटिफिक नेमिंग, हाउ डू यू साइंटिफिकली नेम एन ऑर्गेनिज्म. साइंटिफिक नेमिंग में हमारे पास है ऑर्गेनिज्म का जीनस,
और उसकी स्पीसी लिखी जाती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर वाला नाम है दैट इज बेसिकली होमो सेपियंस। नाउ ये कैसे लिखा जाता है? जीनस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और ऑल्दो मेरा एस थोड़ा सा कैपिटल लग रहा है तो मैं स्मॉल कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्पीसी वाला पार्ट होता है वो हमेशा स्मॉल केस में लिखा, लोअर केस में लिखा जाता है। सो जीनस इज ऑलवेज रिटन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज ऑलवेज रिटन इन अपर केस, और जो स्पीसी है वो पूरा ही लोअर केस में लिखा जाता है। ठीक है। सो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्स इन टेक्सोनॉमी, एंड ऑब्वियसली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ऑर्गेनिज्म को नेम कर लिया, फिर उसको कैसे क्लासिफाई करना है। सो क्लासिफिकेशन भी टेक्सोनॉमी में आ जाती है। सो टेक्सोनॉमी इज लाइक अ ब्रॉडर टर्म जिसका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है क्लासिफिकेशन, विच इज अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्कियल ग्रुप्स, और ये हायरार्कियल ग्रुप्स अभी हम देखने लगे हैं। अभी तक एनी क्वेश्चंस? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनीथिंग दैट यू गाइस वांट मी टू रिपीट? फिजियोलॉजी बेसिकली क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, हमारा जो केमिस्ट्री है ना, कि क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या फंक्शन है। फिजियोलॉजी इज बेसिकली द फंक्शनिंग, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी इज बेसिकली द फ्रेमवर्क। ठीक है। क्या ये सब टेस्ट होता है? टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन और द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई माय चैट बॉक्स इज नॉट अपीयरिंग। या क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म। या हमारे पास टेक्सोनॉमी, बिल्कुल जो आप पूरा वो पढ़ते हो क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। सो इस वजह से आई मेड इट क्लियर कि टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस क्या होता है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रॉडर स्टडी, इट्स अ ब्रॉडर फील्ड जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आता है। और क्लासिफिकेशन इज सिंपली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द हायरार्कियल ऑर्डर। अब ये हायरार्कियल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेन। सबसे पहले हमारे पास हायरार्कियल ऑर्डर में आ जाता है डोमेन। आफ्टर डोमेन वी हैव किंगडम। आफ्टर किंगडम वी हैव phylum. Then there is class, order, family, genus, and then finally we have species. अच्छा जी। So this is basically the taxonomic hierarchy or the classification hierarchy. So हमारे पास क्या कहते हैं? This is basically the hierarchy का pyramid. Can you guys tell me do the what is the size of these bars denote? हमें इन bars से क्या पता चल रहा है? इनकी जो लेंथ है या इनका जो एरिया है, what is that telling us? And why is it getting narrower and narrower and narrower? द क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो ये डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी है, अगर आप इन सब के बार की लेंथ देखो तो ये एट एवरी स्टेज ये छोटी होती जा रही है। डोमेन सबसे बड़ा है, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसी। विद एवरी हायरार्कियल ग्रुप हमारे पास जो बार की लेंथ है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, नैरोअर हो रही है। सो व्हाट इज दिस डिनोट? राइट। सो हमारे पास हायरार्कियल सिस्टम में जो सबसे डोमेन, अभी अभी हम देखेंगे कि डोमेन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर किंगडम्स क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास एक डोमेन में, एक पर्टिकुलर डोमेन में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डोमेन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। वी हैव आर्की, वी हैव बैक्टीरिया, एंड वी हैव यूकेरिया। हमारे पास ये तीन डोमेन्स होते हैं।
अब जितने भी यूकेरियोट्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटोक्टस हो, फंगाई हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सारे के सारे जो यूकेरियोट्स हैं वो कौन से डोमेन में आएंगे? वो डोमेन ऑफ यूकेरिया में आएंगे। सो ऑब्वियसली हमारे पास डोमेन में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे। फिर अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम में हमारे पास फिर 5 किंगडम्स होता है। अभी हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। We have plants, we have animals, we have fungi, we have protoctus, and we have bacteria. So अब यूकेरिया में ये चारों एग्जिस्ट कर रहे थे। ऑल दीज फोर्स वर अ पार्ट ऑफ यूकेरिया। तो इन सबकी, इन चारों की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो यूकेरिया में आ रही थी। अब अगर हम किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये जितने भी यूकेरिया में चारों किंगडम्स की पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो पॉपुलेशन ईच किंगडम में डिवाइड हो जाएगी। तो ऑब्वियसली पूरे एक डोमेन की पॉपुलेशन अगर हम किंगडम्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किंगडम्स में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया का अपना किंगडम होता है ना, किंगडम प्रोकैरियोट। सो दैट्स बैक्टीरिया। इसको अगर प्रोकैरियोट लिखना है तो प्रोकैरियोट लिख लो, सेम थिंग ना। हमारे पास फिर हर किंगडम के अपने बहुत सारे फाइलम्स होते हैं। फिर अगर हम एक किंगडम को फोकस करें, लेट्स टॉक अबाउट एनिमल। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के खाली जो मेजर फाइलम होते हैं, नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो ये टेस्ट करेंगे आपके सिलेबस में, बट मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्यों ये नैरो डाउन हो रहा है, क्यों हमारे पास ये पिरामिड जो है ये प्रिसाइज होता जा रहा है। सिर्फ मेजर फाइलम जो एनिमल किंगडम के हैं वो 10 है। सो सारे एनिमल किंगडम्स बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो हर फाइलम की अपनी पॉपुलेशन कम होगी इन कंपैरिजन टू अ कंप्लीट किंगडम्स पॉपुलेशन। फिर हर फाइलम में क्लासेस होंगी, फिर वो क्लासेस फर्दर डिवाइड हो रही होंगी ऑर्डर में, फिर वो ऑर्डर फर्दर डिवाइड हो रहे होंगे फैमिली में, फिर फैमिली फर्दर डिवाइड हो रही होगी जीनस में, और फिर हमारे पास स्पीसी तक हम पहुंचेंगे। स्पीसी खाली क्या फिर स्पीसी में अब जितने भी उस स्पेसिफिक स्पीसी की पॉपुलेशन होगी वो बार बेसिकली एक स्पीसी की कितनी पॉपुलेशन है वो डिनोट कर रहा है। सो अगर एक स्पीसी की पॉपुलेशन को हम, सॉरी व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट कर गया था फॉर सम रीजन, ब्लैकआउट हो गया था। व्हाट वाज आई सेइंग? लाइक आई वाज सेइंग अ लॉट, बट व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू गाइस हर्ड? या ईच ऑर्डर डिवाइड्स इनटू फैमिली, फिर वो फैमिली में फर्दर बहुत सारे जीनस होते हैं, वो जीनस फिर हमारे पास नैरो डाउन होके एक स्पीसी तक पहुंचता है। तो जो स्पीसी का पार है वो बस ये बता रहा होता है कि एक जो स्पीसी है, फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस इंसान, वो कितनी उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। सो नाउ इज दिस क्लियर कि हमारे पास ये नैरो डाउन डाउन क्यों हो रहा है हर ग्रुप? ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम ट्राइंग टू सी के चैट बॉक्स। हाँ, बेसिकली कम होते जा रहे हैं। सो द डोमेन इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्किकल सिस्टम। ये पूरी एक हिरार्की चल रही है। इसके टॉप पे डोमेन होता है, लास्ट में स्पीसी होता है। um, जैसे जैसे हम डोमेन से स्पीसी की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, दे इंक्रीज। सो एज वी गो डाउन दिस हिरार्किकल सिस्टम, as we move from domain to species, the similarities between the organisms increase. नो, इसको हम ऐसे समझते हैं। um, हमारे पास, हम लोग हैं, वी बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया। ठीक है। जो ह्यूमंस हैं, अगर हम होमोसेपियंस की बात करें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, सो वी बिलोंग टू द क्लास एक्चुअली, हाँ क्लास होती है सब, बेसिकली वी आर मैम्स, राइट? क्लासेस में फिर फर्दर सब क्लासेस होती है, ऑल ऑफ दैट, बट वी बिलोंग टू द क्लास मैम्स। ठीक है। नाउ हमारे पास और भी क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स की अपनी एक क्लास होती है।
तो अगर आपसे मैं कहूँ कि जो मैमल्स की क्लास है और जो रेप्टाइल्स की क्लास है, मैमल्स में जितनी स्पीसीज होंगी उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, या मैमल्स और रेप्टाइल्स के दरमियान ज्यादा सिमिलैरिटी होगी? ये लेट्स से हमारे पास हाइपोथेटिकली स्पीकिंग देयर आर 100 स्पीसीज इन द मैमल्स क्लास, और हमारे पास एक क्लास है रेप्टाइल्स की, और रेप्टाइल्स में हमारे पास 40 स्पीसीज हैं। ये अगेन मैं हाइपोथेटिकली नंबर्स दे रही हूँ। सो ये जितनी भी 100 स्पीसीज हैं, अब इसमें वेल्स आ जाएंगी, इसमें बेयर्स आ जाएंगे, इसमें क्या कहते हैं हमारे पास कैट्स आ जाएंगी, ह्यूमंस आ जाएंगे, वी आर ऑल मैमल्स। ये जो मैमल्स हैं इनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर ऑर्डर में देखें तो ऑर्डर, एक ऑर्डर में जितनी स्पीसीज हैं उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी इन कंपेयर टू अदर ऑर्डर्स। तो जैसे जैसे हम डोमेन से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तभी वो एक एक क्या कहते हैं ग्रुप में साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो एज वी मूव फ्रॉम डोमेन टू species, the similarities between the organisms increase. The pyramid, the hierarchy is becoming more precise, more narrow. Is this clear? ये स्टेटमेंट समझ आ गई जो मैंने साइड पे लिखी है? ओके, परफेक्ट। नाउ अगर हम बात करें पहले डोमेन्स की, so there are in total 3 domains. Number one, we have archaea. Archaea are basically a type of prokaryotes. So हमारे पास archaea होते हैं. We have bacteria. Now both archaea and bacteria are prokaryotes, but they belong to two different domains. Archaea में और bacteria में फर्क होता है, and वो किन basis पे फर्क होता है, we'll discuss that. But do not say that archaea and bacteria are same. They belong to two different domains. They are classified as two different things, organisms. And we have eukarya. So हमारे पास ये 3 domains होता है, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें आर्के की, इफ वी टॉक अबाउट आर्के और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, सो आर्के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, वो हमारी जो नॉर्मल हैबिटेट्स है ना वहां पे सर्वाइव नहीं करता है। कि हमारे पास जो क्या कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं ये उन पे सर्वाइव नहीं करते। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, यानी कि शदीद हॉट एनवायरनमेंट या शदीद क्या कहते हैं वेरी सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो ये बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और आर्के की 3 कैटेगरीज होती हैं, ये 3 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। सो वी हैव थर्मोफाइल्स। Thermophiles are those archaea that survive in extremely hot climate. Thermo का मतलब होता है hot, files का मतलब होता है loving. They love hot climate. So they survive in extremely hot climate. तो ये volcanic areas में, hot springs में हमें thermophiles मिलते हैं. Then number 2 we have halophiles. Halophiles का मतलब ये है they survive in extremely salty environment. इनको salty environment बहुत पसंद होता है. So क्या कहते हैं, these are basically salt loving archaea. They survive in salty environments. फिर हमारे पास थर्ड जो आर्की होते हैं उनको बुलाया जाता है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो आर्की होते हैं ये क्या करते हैं, these are methane producing archaea. So they are basically methanogens are methane producing archaea, and they basically survive in anaerobic environments. ये कहाँ पे survive कर रहे होते हैं, anaerobic environments में survive कर रहे होते हैं. So archaea are those organisms which survive in extreme environments. ठीक है. They are prokaryotes, single cell organisms होते हैं. नाउ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास व्हाट इज द रीजन कि अगर आर्के भी प्रोकैरियोटिक है और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है तो हम इनको डिफरेंटली कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं, हम इनको एक ही कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं?
एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? व्हाई डू वी नीड टू डिफरेंट डोमेन्स फॉर टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? यूकेरिया का तो एक ही डोमेन है, यूकेरिया में अगर सारे यूकेरियोट्स आ सकती हैं तो हम एक प्रोकैरिया बना देते और उसी प्रोकैरिया में हम क्या कहते हैं, आर्की को और बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लेते। नाउ व्हाई आर दे क्लासिफाइड इन डिफरेंट डोमेन्स? व्हाई बैक्टीरिया and archaea are classified into different domains. One reason is that their cell wall is very different. हमारे पास आर्की के पास सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो उसका जीनोम होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे पास, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिड बैक्टीरिया हैव? हम किस तरह से बैक्टीरिया के डीएनए को डिफाइन करते हैं? इट्स अ सर्कुलर डीएनए। एंड इफ इट इज अ सर्कुलर डीएनए, इज इट अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स? बैक्टीरिया का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होता है जिस तरह और यूकेरियोट्स का होता है? नहीं होता, एग्जैक्टली। नाउ आरके have a circular DNA, yes, but their circular DNA has histone proteins. So ये एक बहुत striking difference है that RK have circular DNA with histone proteins, which is a very big difference between RK and bacteria. अच्छा जी। Then quite interestingly, the protein synthesis machinery of RK is more similar to eukaryotes in comparison to bacteria. तो इनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है या जो इनकी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इट हैज मोर सिमिलैरिटी, इट हैज मोर रिजेम्बलेंस टू यूकेरियोट्स इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, सेल वॉल की मैंने बात की थी। आर्के डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ठीक है। ये बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं। Yeah, that is why archaea and bacteria are not classified together, because जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें हिस्टोन्स नहीं होते, आर्के के डीएनए में हिस्टोन्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट डोमेन्स। ओके। No, they have cell wall, but that cell wall is not a peptidoglycan cell wall. ठीक है, any questions other than the questions I have answered? I was saying that archaea do have cell wall, but their cell wall is not a peptidoglycan cell wall. मैं यहाँ पे बल्कि ऐड कर देती हूँ, मैं ये पूरा लिख देती हूँ स्टेटमेंट। They have cell wall. Archaea have cell wall, which is different from peptidoglycan cell wall. So these are the differences due to which archaea and bacteria are classified in two different domains. So that's what we have to know about archaea. नाउ हमारे पास बैक्टीरिया को हम ऑब्वियसली जब अभी किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो बैक्टीरिया का खुद अपना एक किंगडम है, तो उसमें हम बैक्टीरिया को देख लेंगे। सो अभी आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द यूकेरियोटिक यूकेरिया डोमेन। Then we have the domain eukarya. Now domain eukarya से all of you are very much familiar. इसमें आपके सारे जो यूकेरियोट्स हैं they come in. ज्यादातर जो हमारे पास डोमेन यूकेरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, सबसे पहले तो इनके पास होगा ट्रू न्यूक्लियस। हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है?
प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। प्रो का मतलब बिफोर होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स का मतलब ही लिटरल जो है इसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। सो नाइदर आर्के नॉर बैक्टीरिया हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस। यूकेरिया में हम टू न्यूक्लियस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑल द यूकेरियोट्स हैव लीनियर डीएनए विद हिस्टोन्स, ठीक है। दिस इज अगेन समथिंग यू नो। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, सारी जो आ जाती हैं, सेल डिवीजन होता है वाया माइटोसिस। अगेन हमारे पास माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकता। माइटोसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए इन द वेरी फर्स्ट प्लेस न्यूक्लियस का होना जरूरी है। आर्के एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, जिसकी वजह से उनका सेल डिवीजन वाया माइटोसिस नहीं होता। आर्के हैज सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स, so it has circular DNA with histone proteins. So it's a circular DNA plus histones. ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, यूकेरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल हो सकती है, बोथ आर पॉसिबल। सो इट्स आइदर सेक्सुअल और इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास प्रोकैरियोट्स में, जैसे समथिंग यू स्टडीड इन एएस, कि प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। um देन हमारे पास क्या कहते हैं, यूकेरिया में वी कैन हैव, सॉरी, वी कैन हैव यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, मल्टी सेल्युलर यूकेरियोट्स और colonial यूकेरियोट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ colonial? colonial का मतलब ये होता है, हमारे पास कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत सारे अपने जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के साथ एग्जिस्ट करता है, और इसको हम क्या बुलाते हैं, हम इसको एक कॉलोनी बुलाते हैं इस ऑर्गेनिज्म की। सो इट इज नॉट अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स which are grouped together and they form a colony. So unicellular organism on its own is a unicellular organism. A multicellular organism is an organism made up of multiple cells. A colony is basically a group of unicellular organisms existing together. Is this clear? So यूकेरिया जो डोमेन है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। सो यूकेरिया हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट डोमेन यूकेरिया। अब हम आ जाते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली एग्जिस्ट करते नहीं है कॉलोनी में, आई डोंट थिंक सो, बट लेट मी कंफर्म। They're rare, but multicellular organisms can sometimes form colonies. Again, not common. Colonial का मतलब ये है organisms which exist as colonies. Unicellular organisms existing as colonies. इसको आप colonies कह लो, colonial ना तो बहुत है। So this is about domain eukarya. Now let's move towards the five kingdom classification. We have five kingdoms. Number one, we have prokaryotes slash bacteria. Then we have protoctists. We have fungi, plantae, so these are the five kingdoms. Yeah, we didn't discuss bacteria domain because bacteria domain is what we are going to discuss over here because it's the same thing.
दैट्स व्हाई। अच्छा जी, सो ये हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं। इन 5 किंगडम्स के क्या फीचर्स होती हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट। एक सेकेंड। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, इट्स लिटरली ऑल व्हाट यू स्टडीड इन एएस। हम जब भी अभी क्लास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे होंगे, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, वेदर दे एग्जिस्ट एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, whether they exist as multicellular organisms or whether they exist in colonies. So अगर हम बात करें सबसे पहले prokaryotes की, so can you guys tell me what is the cellular organization of prokaryotes? Very good. They are basically unicellular. Very good. They're single cell unicellular. फिर अगर हम उनके सेल्यूलर फीचर्स की बात करें, so again same as what we studied in AS, no true nucleus, 70s ribosomes, circular DNA, peptidoglycan cell wall, and हमारे पास क्या, मेनो membrane bound organelles, very important. तो ये सेल्यूलर फीचर्स होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अच्छा, नाउ आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव स्टडीड दिस इन योर ओ लेवल्स, बट हमारे पास मेजरली कैटेगोरिकली दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। One of it is autotrophic mode of nutrition, and the other one is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophs can make their own food. They do not rely on other organisms for food. Instead, they can make synthesize their own food. Photosynthetic bacteria जो हैं वो autotrophic होते हैं. However, not all bacteria are photosynthetic. सो इस वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, बैक्टीरिया हीट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। हीट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स और हीट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हेन acquire food from other organisms. Oh my god, that's pretty crazy, Michelle. Acquire food from other organisms. सो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रोफ्स भी होती हैं, वो हीटोट्रोफ्स भी होते हैं। वी हैव some bacteria which are photosynthetic bacteria. Now, that does not mean that those bacteria have chloroplast, because chloroplast is a membrane-bound organelle. It is a membrane-bound organelle. It is a double membranous organelle. तो definitely membrane-bound chloroplast bacteria में नहीं होता. So how are bacteria able to carry out photosynthesis? तो जो photosynthetic pigments होती हैं वो bacteria में exist करती हैं. We do not have chloroplast in bacteria for photosynthesis, but yes, photosynthetic bacteria has photosynthetic pigments. ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एएस में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि bacteria do not have mitochondria, yet bacteria can carry out aerobic respiration. उसके पास certain enzymes होती है to carry out aerobic respiration. So those bacteria which have the ability to carry out photosynthesis, they do not have chloroplast. Instead, they simply have photosynthetic pigments. So दोनों किस्म के हमारे पास bacteria exist करते हैं, autotrophs भी heterotrophs भी. Then the division, the mode of reproduction is asexual. Sorry, this would be the fourth point. Division or reproduction is by binary fission. Motility.
सम बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजेला आर मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, एंड सम बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव फ्लैजेला, दे आर इमोटाइल, दे कैन नॉट मूव। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स जो आपसे पूछ सकते हैं, आपको एक दो नाम पता होने चाहिए बैक्टीरिया के, इतना मुश्किल नहीं है बैक्टीरिया को नेम करना। Some examples can be cyanobacteria. Cyanobacteria, if I'm not mistaken, is a photosynthetic bacteria. मतलब अभी तो बताया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। जैसे बैक्टीरिया बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के एरोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बगैर क्लोरोप्लास्ट के वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है। देन वी हैव, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुने होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टिफिलोकोकस। कोई भी बैक्टीरिया का नाम आ रहा हो ना दिमाग में, इवन फ्रॉम एएस अगर याद आ रहा हो, विब्रियो कॉलेरी या ट्यूबरक्यूलोसिस वाला बैक्टीरिया, वो भी लिख सकते हो, या इकोलाई बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, बिल्कुल एनी बैक्टीरिया। इफ दे आस्क यू टू नेम टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो आ रहा हो दिमाग में, जो नाम सुना बस सही हो, कुछ अपनी तरफ से क्रिएट करके नहीं आना। नो, प्लाज्मोडियम इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ प्रोटोक्टिस्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बस पता होने चाहिए, एक दो नाम पता होने चाहिए, अगर वो आपसे कहें कि गिव एन एग्जांपल। ब्रेक चाहिए, अच्छा श्योर, वी कैन हैव अ ब्रेक, बट माइंड यू दिस क्लास वुड बी अ लिटिल लॉन्ग, बिकॉज हम सारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें बस एक रीडिंग टाइप चीज करनी है एंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्शन की, तो इस तरह से हमारा कंजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स नॉट वेरी हार्ड। सो आई थिंक द क्लास वुड एंड एट 10:30, 10:45 today. Yeah, I'll give you guys a break at 10 o'clock if that works. Like 15 minutes बाद I'll give a break for like 10 minutes. लिटिल लॉन्ग से ये मुराद है कि आज का जो मेरा गोल है मुझे वो अचीव करना है, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय थर्सडे, ताकि हमारी सैटरडे ऑनवर्ड्स हम लोग सिर्फ पास्ट पेपर्स कर रहे हो। कुड आई रिपीट दिस? कहाँ से आपने मिस किया था? हमारे डिविजन और मोटिलिटी तक थे आप मेरे साथ। इट्स नॉट वेरी हार्ड, आज की क्लास बिल्कुल जहन पे भारी नहीं होने वाली, तो इस वजह से अगर लंबी क्लास भी होगी तो मुश्किल नहीं होगा। ट्रस्ट मी, इट्स वी जस्ट हैव टू रीड endangerment एंड एक्सटेंशन वाली चीज, जो बेसिक बच्चों वाली चीजें होती हैं वो। अच्छा जी, ऑटोट्रॉफिक से समझा दूं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाने वाले। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स आर दोज व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। ये कैसे बनाते हैं? इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बिकॉज मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स किसी भी प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके पास पिगमेंट्स होती हैं, क्या कहते हैं, नो दैट्स ऑल राइट रहमान, कोई बात नहीं। ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं अपना खाना खुद सिंथेसाइज करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो हीटरोट्रॉफ्स होती हैं, दे रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हीटरोट्रोफ्स हैं, हम लोग ऑटोट्रोफ्स नहीं, हम कहीं किसी और फूड सोर्स से अपना खाना लेते हैं, हम खुद अपना खाना लाइक केमिकली खुद से नहीं बनाते, वी नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड, राइट? So heterotrophs are those which acquire food from other organisms. बैक्टीरिया में ऑटोट्रोफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं, हीटरोट्रोफ्स भी एग्जिस्ट करता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिन बैक्टीरिया के पास होंगी, दोज आर ऑटोट्रोफ्स। ठीक है। डिविजन इनमें होती है बाइनरी फिशन, दे डोंट अंडरगो माइटोसिस, दे कैन नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो है बाइनरी में फिशन। मोटिलिटी का मतलब होता है मूव करना, एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मूविंग। वो बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजुलम होता है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता था ना बैक्टीरिया का, फ्लैजुलम, अगर वो है तो दे कैन मूव, दे आर मोटाइल, एंड इफ दे डू नॉट हैव फ्लैजुलम दे आर इमोटाइल। ठीक है। ओके, आई राइट दिस, हैव फ्लैजुलम, डू नॉट हैव फ्लैजुलम। मोटिलिटी का मूवमेंट या लोकोमोशन। ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू प्रोडक्टिस्ट। प्रोडक्टिस्ट इज लाइक अ डंपिंग स्टेशन। प्रोडक्टिस्ट वो बच्चा है जिसको बेचारे को एक्सेप्टेंस नहीं मिली और सबने उसको डंप कर दिया किसी, जहां पर वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ना आप प्रोकैरियोट्स में डाल सकते हो, जिनको ना आप प्लांट्स में डाल सकते हो, जिनको ना आप फंगाई में डाल सकते हो, जिनको ना आप एनिमल में डाल सकते हो, हर बाकी किंगडम से धुतकारा वो ऑर्गेनिज्म
would end up as a protoctist. So organisms that are eukaryotic and cannot be classified as plants, animals, or fungi, they end up as protoctist. उनकी फिर आइडेंटिटी हो जाती है कि वो प्रोटॉक्टिस्ट हैं। तो ये बेचारे होते हैं मिक्स प्लेट। इनमें प्लांट्स वाले फीचर्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स वाले फीचर्स भी हो सकते हैं, फंगाई वाले फीचर्स भी हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। If we talk about cellular organization, so they can be unicellular or multicellular. कोई कैद नहीं है, हर तरह का आपको ऑर्गेनाइजेशन वाला मिल जाएगा प्रोटॉक्टिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक प्रोटॉक्टिस यूनिसेल्युलर है तो वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, नहीं। एक प्रोटॉक्टिस की स्पीशी यूनिसेल्युलर होगी तो वो यूनिसेल्युलर ही होगी। कोई और प्रोडक्ट को आप देखोगे वो मल्टी सेल्यूलर हो सकता है। इट्स नॉट लाइक जैसे सारे इंसान मल्टी सेल्यूलर है या सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है। कोई भी नहीं, ये मैंने क्या बोला, सारे प्लांट्स अगर मल्टी सेल्यूलर हैं और सारे एनिमल्स अगर मल्टी सेल्यूलर हैं, आपको कोई भी यूनिसेल्यूलर एनिमल नहीं दिखेगा, आपके क्या कहते हैं, कोई भी यूनिसेल्यूलर प्लांट नहीं दिखेगा। दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर। In protoctist, you can find unicellular protoctist as well as multicellular protoctist. लेकिन अगर एक प्रोटॉक्टिस्ट मल्टी सेल्यूलर है तो वो मल्टी सेल्यूलर ही होगा। अगर एक प्रोटॉक्टिस्ट यूनिसेल्यूलर है तो वो यूनिसेल्यूलर ही होगा। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस बात को लेकर? बेसिकली हमारे पास प्रोटॉक्टिस्ट में जरूरी नहीं है कि सारे प्रोटॉक्टिस्ट यूनिसेल्यूलर हो या सारे प्रोटॉक्टिस्ट मल्टीसेल्यूलर हो। प्रोटॉक्टिस्ट कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। प्रोटॉक्टिस्ट में 10,000 स्पीसीज हो सकती हैं। 10,000 स्पीसीज कैन बी प्रोटॉक्टिस्ट। उन 10,000 में से लेट से 5,000 मल्टी सेल्यूलर है, 5,000 यूनिसेल्यूलर है, बट दे कम अंडर द किंगडम प्रोटॉक्टिस्ट। हाउएवर जो यूनिसेल्यूलर है वो यूनिसेल्यूलर ही है, जो मल्टी सेल्यूलर प्रोटॉक्टिस्ट है वो मल्टी सेल्यूलर प्रोटॉक्टिस्ट ही है। दे बोथ कैन बी प्रोटॉक्टिस्ट, बट ऐसा नहीं है कि मल्टी सेल्यूलर अपनी पसंद से यूनिसेल्यूलर बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yeah, they can be either. A protoctist can either be unicellular or it can be multicellular. प्रोटॉक्टिस्ट ने आपको इस किंगडम ने इतनी क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि मैं यूनिसेल्युलर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मल्टी सेल्युलर को भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वे टू एक्सप्लेन इट, बट इट्स लाइक इंसानों में दो जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो प्रोटॉक्टिस्ट इज लाइक आई एक्सेप्ट टू जेंडर्स बट यू कैन नॉट चेंज योर जेंडर। आप जिस जेंडर में पैदा हुए बस वही जेंडर आपका जेंडर है, यू कांट change it by your liking. So if you are unicellular, you stay unicellular, I will accept you. If you're multicellular, stay multicellular, I will accept you. Multicellular प्रोटॉक्टिस्ट यूनिसेल्युलर नहीं बन सकता, यूनिसेल्युलर प्रोटॉक्टिस्ट मल्टीसेल्युलर नहीं बन सकता। अब समझ आ गया? ठीक है। ओके, सेल्युलर फीचर्स क्या होते हैं? they have a true nucleus because that is why ए सेल्युलर का मतलब होता है कि they are not considered as a cell। ए का मतलब होता है lacking। Acellular organisms are viruses because they lack cellular machinery or cellular features. Yeah, they would have thought I'm a homophobe. Quite interestingly, again, another part that would have to get cut before it goes on YouTube. But जो DSM is basically the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. जो प्रीवियस DSM का एडिशन था उसमें homosexuality was actually a disorder. It was an abnormal behavior. It wasn't considered normal. बट अब जो डीएसएम आई है, जो रिसेंट तरीन डीएसएम है, उसमें होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ डिसऑर्डर बिकॉज अब वो नॉर्मल बिहेवियर समझा जाता है वेस्ट में। तो क्योंकि वेस्ट ने उसको नॉर्मलाइज, डीएसएम इज बेसिकली a book that all psychologists study. It's basically diagnostic and statistical manual
of mental disorders. So it's like a thick book that you have to study. इसमें सारे mental disorders की क्या कहते हैं etiology, pathology, prognosis, treatment सब कुछ होता है. So you need to study this to become a psychologist. It's called DSM. इसका भी 5th edition आया है. So statistic basically एक मेंटल डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर तब समझा जाता है. इट इज नथिंग टू डू विद बायोडाइवर्सिटी. ऐसे ही साइड नॉलेज दे रही हूँ मैं. इसमें बेसिकली किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर समझने के लिए एक तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए. एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए डेविएंट बिहेवियर होना चाहिए. डेविएंट का मतलब डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्म. एनीथिंग जो स्टेटिस्टिकली नॉर्मल नहीं समझी जाती, मेजोरिटी पॉपुलेशन उसको नॉर्मल नहीं समझती, एबनॉर्मल समझती है, तो वो एक क्राइटेरिया होता है किसी चीज को मेंटल डिसऑर्डर करार देने का. Unfortunately, now homosexuality is not a deviant behavior. It is not something very deviating from masses, from your normal distribution curve. जिसकी वजह से अब जो डीएसएम है वो होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर नहीं समझती, वरना पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज अ डिसऑर्डर एंड इट वाज एक्चुअली ट्रीटेड. अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया बिकॉज आपका जो डीएसएम है दैट इज ऑन द अथॉरिटी ऑफ एपीए. एपीए इज द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो क्योंकि अमेरिका ने नॉर्मलाइज कर दिया है तो उन्होंने अपनी किताबों में नॉर्मलाइज कर दिया है. सो दैट्स द सीन. चलो एक्स्ट्रा साइड इन्फॉर्मेशन बहुत मिल गई. अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी पे, विच इज लेस कॉन्ट्रोवर्शियल नॉलेज. जो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स होते हैं, ATS ribosomes, and we have linear DNA bound to histones. अगेन सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. सेल वॉल में और may not be present. Then इनका mode of nutrition, again there can be heterotrophs protoctors, they can be autotroph protoctors. आप लोग देख रहे होगे हर चीज बेचारा जो प्रोटॉक्टस किंगडम है वो एक्सेप्ट कर रहा है. बड़ा ही एक्सेप्टिंग सा किंगडम है. तो बेटा असल में वेस्ट में फैमिली सिस्टम नहीं है ना इस तरह का, तो उन बेचारों के अम्मा अब्बा को शायद ये चीजें नॉर्मल लगती होंगी या उनके अम्मा अब्बा ही प्रेजेंट नहीं होंगे. सो बड़े मसले हैं वेस्ट में. नॉट लाइक कि ईस्ट में मसले नहीं है. ईस्ट में डिफरेंट तरह के मसले हैं. ईस्ट में डिफरेंट तरह के मेंटल एबनॉर्मेलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. तो ये है. So every geographical area comes with its own pros and cons. अच्छा जी. डिवीजन हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास वो है अलग भला कर आपका ट्रू न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर डिवीजन हो सकता है. माइटोसिस म्यूसिस वाली कहानी हो सकती है. अगेन मोटिलिटी दोनों तरह के हो सकते हैं. इमोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं. बस मैं दे रही हूँ ब्रेक. 10 o'clock कहा था ना मैंने, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया. सो यू गाइस कैन हैव लाइक अ 5-7 minutes का ब्रेक. एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए. एक तो एल्गाई, और एल्गाई, अच्छा एल्गाई इज अ प्लांट लाइक प्रोडक्टस. सो इट्स अ प्लांट लाइक प्रोडक्टस. देन वी हैव प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ और एनिमल लाइक प्रोडक्टस. सो ये दो एग्जाम्पल्स ऐसे याद कर लो. एक एनिमल लाइक प्रोडक्टस की एग्जाम्पल याद कर लो, एक प्लांट लाइक प्रोडक्टस की एग्जाम्पल्स याद कर लो. डू नॉट हैव टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ मेमोराइजिंग. बहुत तरह की एग्जाम्पल्स आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की हर किंगडम की बस दो दो भी याद कर लोगे सफिशिएंट है. या 1 mark क्वेश्चन आ सकता है. अगर 1 mark नहीं चाहिए तो फिर मत याद करो. आसान सी एग्जाम्पल्स याद कर लो. लाइक फॉर बैक्टीरिया, जो दो बैक्टीरिया पढ़ रहे थे ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ा था एएस में, और विब्रियो कॉलेरा पढ़ा था, उसको कर दो रेफर.
या अभी जो जीन टैग के लिए याद करोगे, एग्रोबैक्टीरियम याद करोगे या बैसिलस थेरेंजेनेसिस याद करोगे। सो या हमारे पास सेक्सुअल ये सेक्सुअल दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन हो सकती हैं प्रोडक्टिश में, हर चीज के उसने ऑप्शन दिए हैं, हर चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो रिप्रोडक्शन कैन बी इन बोथ मोड्स। जल्दी से फंगाई करते हैं। इंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्शन मैं बस रीड करूंगी, आई हैव द डॉक्यूमेंट रेडी, वी जस्ट हैव टू रीड इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, फंगाई क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल फंगाई all fungi are multicellular except one fungi, which is yeast. यीस्ट आप सबने सुना होगा, पिज्जा ब्रेड में बेकिंग में यूज होती है, सो एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट इज द ओनली यूनिसेल्यूलर फंगाई। ठीक है, सो दिस इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यीस्ट, sorry, for fungi. So we have only one unicellular yeast and we have all other fungi which are multicellular in nature. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी यूकेरियोटिक सेल्यूलर फीचर्स होता है ना, और कैसे राइबोसोम्स होंगे, कैसे हमारे पास बाकी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सारे सेम होते हैं अक्रॉस ऑल यूकेरियोट। तो वो सारे मैं फिर से लिस्ट डाउन नहीं करी, वही सब आपने लिखना है। यस अमर। मिस ये मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं, लाइक द मीनिंग ऑफ देम। ओके, यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। जैसे बैक्टीरिया होता है, एक पूरा बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल होता है, वो ही मुकम्मल ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। जैसे हम हैं, हम एक सेल से नहीं बने हुए, हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो 2, 3, 4, 100, 1000, 2000 सेल से बना हुआ होगा, वो मल्टी सेलुलर होगा। और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी दुनिया ही, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही एक सेल से शुरू होकर एक सेल पे खत्म हो जाती है, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है मान? ओके, यूकेरियोट्स। एट दिस पॉइंट मैं इतना, मेरा ब्रेन फ्राई हो गया है कि मुझे यूकेरियोट्स की स्पेलिंग नहीं आ रही। यूकेरियोट्स। ओके, नाउ इनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिनस सेल वॉल होती है, कुछ लोग इसको चिटिन बुलाते हैं, बट आई थिंक सो इट्स काइटिन। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दे आर हीटरोट्रोफ्स। ओके, आई रिपीट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज कि हमारे पास कोई भी फंगाई अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। दे ऑल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस। दे आर बेसिकली नॉट autotrophs, all of them are heterotrophic in nature। ठीक है? देन अच्छा जी, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हाउ डू दे डिवाइड और हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? डिविजन जो इनकी होती है ना, दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। इनका क्या होता है, इनकी बॉडी से, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक मशरूम है, मशरूम एक ईस्ट होती है, डोंट जज माई मशरूम, बट ये एक मशरूम है। अगर इस मशरूम से एक और मशरूम बननी होगी ना, तो इस मशरूम से सबसे पहले एक स्पोर बनेगा, और फिर वो स्पोर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, टू अ पॉइंट कि वो स्पोर गिर जाएगा, और फिर उस स्पोर से हमारे पास एक और मशरूम बन जाएगी। सो इनका जो डिविजन का मेथड होता है, या जो इनका रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जब इनको खाना मिल रहा है, इनको जो भी इनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है, जब इनके पास क्या कहते हैं, दे आर ग्रोइंग अप इन नॉर्मल एनवायरनमेंट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एंड इनका मेथड ऑफ डिविजन इज स्पोर्स। ओनली इन unfavorable conditions they reproduce asexually. So when favorable conditions, they can be asexual or asexual. फेवरेबल कंडीशंस में asexual रिप्रोडक्शन होती है,
अनफेवरेबल कंडीशंस में वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इनका जो मोड ऑफ डाइजेशन है वो यूजुअली पूछा नहीं जाता, बट यस फॉर इज सेक्सुअल। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग मोड ऑफ डाइजेशन होता है। इन केस कोई सजेस्ट का सवाल आ जाए या केस की स्टडी आ जाए तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ डाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास लेट्स से ये मशरूम है और इस मशरूम को कोई चीज डाइजेस्ट करनी है, और ऑब्वियसली मशरूम अपना खाना खुद तो बना नहीं रही है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, किसी एक्सटर्नल एनिमल से ये फूड ले रही होगी, किसी एक्सटर्नल प्लांट से ये फूड ले रही होगी। तो जिस भी चीज को इससे इसको न्यूट्रिशन लेनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट से इसको न्यूट्रिशन लेनी है, तो ये उसको खाएगी नहीं। इंस्टेड ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगी टू दैट फूड ऑब्जेक्ट। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर मोड ऑफ डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन होती है वो विद इन द ऑर्गेनिज्म, विद इन द सेल नहीं हो रही होती। इंस्टेड एक मशरूम या कोई भी फंगाई फॉर दैट मैटर वुड रिलीज इट्स एंजाइम्स, एंड वो एंजाइम्स उस खाने को डाइजेस्ट कर लेंगी। और जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली डाइजेशन में क्या होता है कि स्मॉलर मोर सॉल्युबल पार्टिकल्स में एक मैक्रो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक अपार्ट हो जाता है। जब वो बाहर डाइजेशन हो जाएगी, बाहर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा खाने का, तो जो वो सिंपल सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगी ना डाइजेशन की, उसको ये मशरूम एब्जॉर्ब कर लेगी। सो द मोड ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन विद इन द ऑर्गेनिज्म नहीं हो रही होती, ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रही होती, क्योंकि वो खाने पर ही अपनी एंजाइम्स रिलीज कर देता है, और बाहर ही बाहर डाइजेशन होती है, वो खाली एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव स्मॉल सॉल्युबल फूड। इज दिस क्लियर? ओके, आई रिपीट। हमारे पास डाइजेशन जो होती है नॉर्मली, हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग विद इन आवर बॉडी डाइजेशन हो रही होती है, बाहर हम खाना डाइजेस्ट नहीं करते, अंदर खाना डाइजेस्ट करते हैं। मशरूम्स या एनी फंगाई फॉर दैट मैटर, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है ना, उनको बाहर रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली रिलीज करते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, खाने पे रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड, वो ऑब्वियसली सॉल्युबल हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा। उस डाइजेस्टेड फूड को, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं, सॉल्युबल पार्टिकल्स हो गए हैं, उसको ये फिर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। So the mode of digestion is extracellular. They secrete digestive enzymes into external medium and absorb the digestive food material. ठीक है? Instead of writing, we can directly start reading from this point onwards, ताकि हमारी 10:45 पे क्लास वाइंड अप हो जाए। Just a minute, मैं दोनों डॉक्यूमेंट साथ खोल लेती हूँ। This PDF obviously I'll share with you guys. Don't worry, ये आप ही लोगों के लिए बना है। अब हम आ जाते हैं एनिमल्स पर। एनिमल्स के क्या फीचर्स होते हैं और प्लांट्स के क्या फीचर्स होते हैं। ना, हमारे पास क्या कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स दे आर व्हाट, दे आर बेसिकली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी प्लांट सिंगल सेल नहीं होता, तमाम प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनके टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं, वैस्कुलर बंडल्स या ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोग पढ़ के आए हुए होते हो एएस में। सो प्लांट जो है, कोई भी प्लांट एक सेल से नहीं बना हुआ होता, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स। अगेन, जितने भी यूकेरियोटिक फीचर्स होते हैं, और प्लांट सेल को तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसके आपको फीचर्स पता ही है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, इट इज ऑटोट्रोफिक, बिकॉज जो प्लांट्स हैं दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अपना खाना वो खुद बना सकते हैं वया फोटोसिंथेसिस। मोटिलिटी जो होती है वो हमारे पास इमोटाइल होता है, प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। डिवीजन जो है ए सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। आई थिंक सो गलती से मेंशन करना भूल गया होगा मैंने, बट दे कैन रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली एंड और सेक्सुअली, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती हैं प्लांट्स में। प्लांट्स ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट किंगडम प्लांटिंग? नो, ग्रेट। फिर आ जाते हैं हम एनिमल्स पे। एनिमल्स अगेन दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स। केस इन पॉइंट, हम ह्यूमंस जो हैं, हम लोग एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे अंदर भी वो तमाम यूकेरियोटिक फीचर्स होते हैं।
सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल व्हाटसोएवर। एनिमल्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मेजोरिटी एनिमल्स आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होगे वो मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं, सो दे आर मोटाइल। एनिमल्स आर heterotrophs. They cannot make their own food. They rely on other food sources to get nutrition. हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है फॉर मेजोरिटी एनिमल्स दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो हमारे पास ज्यादातर एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो कर रहे होते हैं। एनिमल्स में तो एनिमल्स की एग्जांपल्स आप लोग कोई सी भी बहुत सारी लिख सकते हो, सो कोई भी मैमल, फिश, ये सारे आपके पास एनिमल्स होते हैं। अच्छा जी, viruses. Now, viruses, they are not a part of the five kingdom classification because they are not considered as living. They are particles. They are particles made up of proteins and nucleic acid. Proteins and nucleic acid क्यों? क्योंकि हर वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम कैप्सिड बुलाते हैं। और हमारे पास या तो आरएनए वायरस होगा या फिर डीएनए वायरस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर दैट या तो आरएनए प्रेजेंट होगा वायरस के अंदर या डीएनए प्रेजेंट होगा, दोनों साथ को एग्जिस्ट नहीं करता। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। मिस इट शुड बी ऑल राइट। कहाँ पर और नहीं, बेसिकली क्लासिफिकेशन है। दे आर टेलिंग अस दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग वायरस। या तो हम वायरसेस को नेकेड एंड एनवेलप्ड वायरस की बेसिस पे क्या कहते हैं क्लासिफाई करते हैं, या फिर डीएनए वायरस या आरएनए वायरस की बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। अगर आरएनए वायरसेस हैं वो सारे के सारे आरएनए वायरस वाले ग्रुप में जाएंगे, अगर डीएनए वायरस है तो वो सारे के सारे डीएनए वायरस के ग्रुप में जाएंगे। नेकेड एंड एनवेलप्ड का क्या मतलब होता है? आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव स्टडीड दिस व्हेन यू वर डूइंग एएस, बट हमारे पास क्या कहते हैं कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अराउंड एक एक्स्ट्रा एनवेलप होता है प्रोटीन कोड के अलावा। प्रोटीन कोड होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, बट प्रोटीन कोड को सराउंड करते हुए एक एनवेलप भी होता है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एनवेलप होता है। अगर एचआईवी की बात करें, आप लोग एचआईवी पढ़ के आए हो एएस में, तो एचआईवी इज अ फॉर्म ऑफ एन एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस के पास एक एक्स्ट्रा एनवेलप होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन कोड। तमाम वायरसेस आपके एनवेलप्ड वायरसेस नहीं होते। So those viruses which do not have a phospholipid barrier envelope, they are known as naked viruses. Any issue so far? तो जो स्ट्रक्चर होता है नेकेड वायरस का, उसमें सिंपली एक प्रोटीन कोड होता है और प्रोटीन कोड के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल होता है। देयर इज नो एनवेलप अराउंड इट। यू कैन सर्च अप हाउ अ नेकेड वायरस एंड एन एनवेलप वायरस लुक्स लाइक। अच्छा, अब हमारे पास किस तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, कुछ वायरसेस होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। Some viruses would have a single stranded RNA and some viruses can also have double stranded RNA. So ये चार किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मैंने जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिकली एक जैसे दो आरएनए साथ होते हैं, यानी कि एक आरएनए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो आरएनए के स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, एंड मतलब वायरसेस की हमने बात कर ली है। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड लैक मेटाबॉलिज्म। उनकी कोई भी वो नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती आउटसाइड ऑफ अ होस्ट सेल। तो आउटसाइड ऑफ अ होस्ट सेल दे डू नॉट एक्ट एज सेल्यूलर स्पीसीज।